स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं मानव रक्त के बारे में। हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था और आज हमारी बारी है रुधिराणु के बारे में पढ़ने के। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा मानव रक्त जो है ये दो पार्ट में, मतलब कि दो मानव का जो रक्त है वो दो चीज़ से मिलकर बना है, प्लाज्मा और रुधिराणु से। जिसमें हम लोग प्लाज्मा के बारे में देख लिया, प्लाज्मा का काम क्या है, प्लाज्मा कितना होता है हमारा बॉडी में, प्लाज्मा में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, ये कैसा होता है, ये सब हम लोग देख लिए थे पिछले वीडियो में ही हम लोग देख लिए थे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे रुधिराणु के बारे में। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं, रुधिराणु को देखते हैं। तो कहा जाता है ऐसे, एक सेकेंड, हमने ये बात बताया था ना कि प्लाज्मा जो होता है वो कुल रक्त 60% होता है। तो जो बच गया, कितना बच गया फिर 40%। तो हमारा खून में जो रुधिराणु होता है वो टोटल का 40% होता है। जितना खून है उसका 40% हमारा रुधिराणु होता है। तो पूछेगा सवाल, पहला नंबर यही बनता है कि रुधिराणु कितना परसेंट होता है। तो कुल रक्त का 40% होता है। तो ये रुधिराणु के अंतर्गत मतलब कि रक्त कोशिकाएं आता है, वो 3 प्रकार के आता है। जैसे कि पहला नंबर हमारा हो गया आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा हमारा हो गया प्लेटलेट्स। तीसरा हमारा क्या हो गया, प्लेटलेट्स। आरबीसी को लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कोशिकाएं और एक हमारा प्लेटलेट्स हो गया, जिसको हिंदी मतलब ये कहते हैं, एक सेकेंड, यानी प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो याद रखना है इसको, ये प्लेटलेट्स को ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं या तो इसी को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो समझ में आया कि रुधिराणु कितने प्रकार का होता है। ये रुधिराणु 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। चलिए अब समझना है हम लोग, अब देखेंगे, हम लोग को पूरी बातों को समझते चलना है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इसको रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है, इसी को शॉर्टकट में आरबीसी भी कहा जाता है, या तो इसी को रेड ब्लड कार्पल्स भी कहा जाता है। इतना नाम याद रखना है कि रेड ब्लड कार्पल्स भी मिल सकता है, रेड ब्लड सेल भी मिल सकता है, और नहीं तो इसी को इरेथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो इतना सारा नाम याद रखना है आपको कि आरबीसी को क्या क्या कहा जाता है। चलिए ये पॉइंट क्लियर। अगला देखिए, कहा जाता है कि मानव शरीर में आरबीसी की संख्या प्रति घन मिलीमीटर 45 लाख से 50 लाख होता है। यानी कि हमारा जो एक एवरेज व्यक्ति जो भी हो, उसमें जो आरबीसी की संख्या होता है वो प्रति घन मिलीमीटर यानी कि 45 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच में होता है। इसको याद रखना है। अगर उसको मिलियन में कन्वर्ट करें तो 4.5 मिलियन से 5 मिलियन के बीच में होता है। ठीक है, घन मिलीमीटर याद रखना है, यूनिट ये हो गया। अगला पॉइंट देखिए, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रेड बोन मैरो, इसी में होता है। ये जो आरबीसी का निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में ही होता है, इसलिए लाल अस्थि मज्जा को आरबीसी का फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर निर्माण होता है उसका। इस पॉइंट को समझ लिए। आगे देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। जो होता है ना, जैसे कोई भी बॉडी होता है तो उसमें केंद्रक होता है। हम लोग देखे नहीं है, इसको देखेंगे कभी समझेंगे, हम लोग समझ लेंगे कि केंद्रक क्या होता है, ये होता है लाइसोसोम क्या होता है, किसको कहते हैं, ये सब देखेंगे जब पढ़ेंगे ना, कोशिका पढ़ेंगे ना तो उसमें मिलेगा सारा। तो ये कह रहा है कि जो लाल रक्त कोशिका है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रक नहीं होता है। मगर जो ऊँट हो गया उसी टाइप का एक जिराफ, लामा भी कुछ जानवर है इसी प्रकार का। तो इसमें क्या होता है कि जो केंद्रक होता है वो आरबीसी के लाइसोसोम में होता है। कहाँ होता है, आरबीसी के लाइसोसोम में पाया जाता है इसका केंद्रक। अब सोचिएगा लाइसोसोम क्या है, तो आप लोग पढ़े होंगे कभी कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जिसकी खोज डी डुबे ने किया था। यानी जो लाइसोसोम है इसका खोज किसने किया था, डी डुबे ने किया था। तो ये जो लाइसोसोम होता है ये केवल और केवल जंतु में ही पाया जाता है। तो अभी बताएं कि जो लाइसोसोम होता है इसको लयन काय भी कहा जाता है। इसको मतलब कि आत्महत्या की थैली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 24 प्रकार का एंजाइम होता है। अब जब इस फटता है ना तो वहाँ का कोशिका नष्ट हो जाता है, इसलिए जो हमारा लाइसोसोम है इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो पूछेगा कि जैसे कि रेड ब्लड सेल में तो केंद्रक होता नहीं है, तो याद रखना कि इसमें केंद्रक होता ही नहीं है। मगर जैसे कि ये हमारा ऊँट हो गया, जिराफ हो गया, इस सब के केंद्रक में
मतलब कि केंद्रक होता है इस सबका आरबीसी में। अब कहाँ का होता है तो लाइसोसोम में होता है। इस पॉइंट को याद रखना है, बस काम हमारा हो जाएगा। और आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। ये समझ में आया पॉइंट आपको? चलिए, समझ में आए, काफ़ी है। अब आगे देखना है। देखिए कह रहा है, फिर सवाल बनता है कि जो लाल रक्त का, यानी इसलिए कह सकते हैं कि शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं। तो शरीर का ब्लड बैंक हमारा एक प्लीहा होता है। कौन होता है? ये प्लीहा होता है, जिसको तिल्ली कहा जाता है, अंग्रेजी में स्प्लीन कहा जाता है। तो ये जो होता है हमारे शरीर का ब्लड बैंक होता है, क्योंकि जो आरबीसी है ये मरने से पहले क्या हो जाता है, इसी स्प्लीन में जाकर के जमा हो जाता है। अब जमा हो जाता है तो जैसे मर गए ब्लड, तो मरने से पहले जाकर के स्प्लीन में जमा होता है, इसलिए स्प्लीन को हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ये स्प्लीन को कहा जाता है। अच्छा, हम अभी बताए थे कि आरबीसी की फैक्ट्री किसको कहते हैं, याद है? अभी बताया था ना जस्ट। चूँकि हम लोग बताए थे कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है, इसलिए लाल अस्थि मज्जा को आरबीसी की फैक्ट्री कहा जाता है। अभी देखे थे हम लोग। तो याद रखना है, पहला नंबर पॉइंट ये रखना है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये लाल अस्थि मज्जा में होता है, इसलिए आरबीसी का मतलब कि जो लाल अस्थि मज्जा होता है, इस लाल अस्थि मज्जा को आरबीसी का फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि आरबीसी का फैक्ट्री किसको कहा जाता है, पहला नंबर याद रखना है। दूसरा नंबर याद रखना है कि शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहा जाता है। अब एक होता है कि आरबीसी का कब्रगाह या तो आरबीसी का कब्र, ये किसको कहा जाता है वो देखते हैं अगला हम लोग। अब देखिए, ब्लड का जब ब्लड से क्या होता है, इसका एज 20 से 120 दिन होता है। तो इसी के बीच में जैसे कुछ ब्लड अगर हमारा जमा हो गया स्प्लीन में, और किसी का मतलब कि किसी ब्लड का मतलब कि उसका मृत्यु हो गया, ब्लड का उसका ख़त्म हो गया, टाइम पूरा गया उसका, तो जब इसका मृत्यु हो जाता है तो वो कहाँ होता है, जो लाल रक्त कण की जो मृत्यु होता है वो यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में होता है। इसको काट दीजिए यहाँ पे, इसको यानी कर दीजिए, यानी कुछ मिस्टेक हो गया था, उसको सुधार कर दिए। यहाँ पर यानी होने की जगह जानी हो गया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। तो शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। और ये जो हमारा जो लाल रक्त कण है, तो ये लाल रक्त कण का यानी कि कह सकते हैं कब्र किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, तो आरबीसी का कब्र लीवर को कहते हैं, क्योंकि आरबीसी का मृत्यु यहीं पर होता है। ये पॉइंट याद रखना है कि आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, तो लीवर को कहते हैं। अब देखिए, आरबीसी में जो लाल रंग होता है, ये लाल रंग किसके कारण होता है, ये हेमोग्लोबिन के कारण होता है। इसी के कारण आरबीसी का जो रंग है वो लाल दिखाई पड़ता है। क्योंकि इस हम आरबीसी में क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और हेमोग्लोबिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, लौह प्रोटीन होता है। पूछेगा हेमोग्लोबिन क्या होता है, तो एक प्रकार का लौह प्रोटीन होता है। ऐसे भी जो भी कितना जैसे हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया, कुछ भी होता है, सारा का सारा ये सब का सब प्रोटीन ही होता है, सब चीज़ प्रोटीन का बना होता है। तो ये भी याद रखना है कि हीमोग्लोबिन भी एक लौह प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन ही होता है। हीमोग्लोबिन में लौह यौगिक जो होता है वो हिमैटिन होता है। क्या होता है इसमें, जो हीमोग्लोबिन में जो लौह यौगिक होता है वो हिमैटिन होता है। तो और एक स्वस्थ व्यक्ति में यानी मनुष्य में प्रति 100 ग्राम में से 14 ग्राम हिमैटिन होता है। कोई बढ़िया व्यक्ति स्वस्थ है तो 100 ग्राम में से 14 ग्राम क्या होता है, हिमैटिन होता है। जैसे कि आप लोग समझे नहीं होंगे, यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर 100 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा तो 100 ग्राम में से 14 ग्राम हमारा क्या होगा, हिमैटिन होगा। ये बात याद रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया गया है कि 100 ग्राम में 14 ग्राम हिमैटिन होता है, यानी कि 100 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन होगा तो उसमें लौह यौगिक 14 ग्राम होगा, यानी कि लौह यौगिक हमारा हिमैटिन। आगे देखिए, जब शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है तो एक रोग हो जाता है जिसको एनीमिया कहा जाता है, या तो एनीमिया या तो रक्तहीनता भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। फिर देखिए, आरबीसी का खोज किसने किया था, तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका हमारा आरबीसी को माना जाता है। छोटा छोटा पॉइंट है, सब बस दिमाग में रखना है, याद रखना है, बस एग्जाम निकल जाता है और क्या। आगे देखिए इसका काम क्या है आरबीसी का। देखिए, वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए
इसका देखते हैं कार्य क्या है। वीडियो को पूरा देखा कीजिए तब ना मज़ा आएगा। अब देखिए, सिर्फ नोट्स भी लिखिएगा ना, पढ़िएगा ना, तो आपको ये बहुत काम करेगा। ये नोट्स ये कोई साधारण नहीं है, बहुत अच्छा नोट्स है, इसको समझना है। कहा जाता है आरबीसी मानव शरीर में यानी कि काम क्या क्या है आरबीसी का, ये बताना है। देखिए, तो पहला नंबर क्या काम करता है कि ये आरबीसी गैसों का परिवहन करता है। तो गैस हमारा ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मेनली रूप से हम लोग इसी का आदान प्रदान करते रहते हैं। मान लिए वातावरण में ठीक है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, उसके बाद फिर हमारा ऑक्सीजन भी है। जैसे कि कितना है, लगभग लगभग हमारे वातावरण में लगभग जो नाइट्रोजन है वो 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है, और जो बच गया 21% हमारा ऑक्सीजन और भी कुछ कुछ गैस है। तो लेते तो सब है, पर ज़रूरत हमारा शरीर को क्या रहता है, ऑक्सीजन का रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो आरबीसी होता है वो गैसों का परिवहन करता है। और जो पूछेगा कि गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो आरबीसी में गैसों का परिवहन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। वीवीआई पॉइंट किसके द्वारा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ठीक है, मानते हैं कि ठीक है ये आरबीसी करता है, मगर आरबीसी में कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को फेफड़ा के पास ले जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी एक सेकेंड, ऑक्सीजन को फेफड़ा से कोशिका तक ले जाता है। फेफड़ा से ऑक्सीजन लिया और हर एक कोशिका तक पहुंचा दिया। हीमोग्लोबिन का काम देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को फेफड़ा से कोशिकाओं तक पहुंचाता है, उसका परिवहन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ये कोशिकाओं से फेफड़ा तक करता है। यानी कि हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है कि फेफड़ा से सांस लिया और हर एक कोशिका के पास शुद्ध हवा पहुंचा दिया, ब्लड के द्वारा गया, फिर एनर्जी बनता है जाकर के। और जब एनर्जी बन जाता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि हम लोग 78% नाइट्रोजन लेते हैं, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और लगभग 21% हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। मगर जब हम लोग छोड़ते हैं ना, तो छोड़ते हैं 78%, जितना नाइट्रोजन लिए उतना नाइट्रोजन तो छोड़ ही देते हैं, मगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ते हैं, 4% छोड़ते हैं, और लगभग 4% यानी कि 17% हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो 4% का इस्तेमाल किए तो वही 4% फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिर हीमोग्लोबिन क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन किया। तो कहाँ से कहाँ तक किया, वो कोशिका से फेफड़ा तक किया, कोशिका से निकल के फेफड़ा में आ गया, फेफड़ा फिर नाक के द्वारा निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड, हो गया। अगला पॉइंट है कि सोते समय आरबीसी कितना होता है, 5% कम हो जाता है, याद रखना है बस, और क्या। आरबीसी की संख्या ज्ञात करने वाले उपकरण को हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है, ठीक है, हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है आरबीसी की संख्या ज्ञात करने वाले उपकरण को। शायद ख़त्म हो गया हमारा टॉपिक, हाँ ख़त्म हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।